उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हो क्या रहा है? पार्टी के अंदर एक गैंग वॉर चल रहा है। पार्टी के दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। और इसको लेकर दो मिसालें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में जंग चल रही है, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। और दूसरी खबर, जी हां, एक खबर आती है कि जिस तरह से सेना में अग्निवीर कर दिया गया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती में भी अग्निवीर के तर्ज पर आउटसोर्सिंग की जाएगी। यह फरमान जारी हो जाता है, मगर कुछ देर बाद यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से यह आदेश जारी किया जाता है कि भाई गलती से यह जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में हो क्या रहा है? क्या किसी तरह का सैबोटाज चल रहा था? बड़ा सवाल ये, याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने इसी बात को लेकर चेतावनी दी थी कि जिस तरह से ये लोग सेना में अग्निवीर लाए हैं और सेना की गरिमा को इन्होंने खत्म किया, उसी तरह से यूपी पुलिस में भी ये लोग आउटसोर्सिंग के जरिए यानी यूपी पुलिस में भी अग्निवीर लाना चाहते हैं। अब अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो जारी हो गया है, मगर ये सवाल किए जाएंगे इन दो बड़ी घटनाओं पर। पहली घटना, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जिस तरह से यूपी पुलिस में अग्निवीर योजना को लेकर खबर आती है, जिसके बाद स्पष्टीकरण आता है कि भाई त्रुटिवश यानी गलती से यह जारी हो गया था। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस वक्त संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच क्या चल रहा है। और यह लड़ाई आज की नहीं है दोस्तों। 2022 में सरधाना में जब संगीत सोम की हार हुई थी, उसके पीछे भी इन दोनों नेताओं के बीच में जो जंग चल रही थी वो है। अब ताजा खबर क्या है? संगीत सोम ने संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर चुनाव हार गए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और जो आरोप लगाए गए हैं, जो व्यक्ति यहां पर संजीव बालियान के साथ जुड़ा हुआ है, उसने संगीत सोम पर 10 करोड़ की मानहानि का केस कर दिया है। खबर क्या है दोस्तों? एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। भारत समाचार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? बालियान ने यानी संजीव बालियान ने अपने दोस्त के जरिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदी जमीनें। माता पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी। शुक्रताल में संजीव बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी। अपनी कंपनी का इफ्को से अनुबंध, करोड़ों कमाए। शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री लगाई। समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी। चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया। कबाल कांड के आरोपी के साथ साझेदार थे संजीव बालियान। कई आपराधिक कांडों के आरोपों को संरक्षण दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने भेजा संगीत सोम को नोटिस। 10 करोड़ की मानहानि का खरदू ने भेजा है नोटिस। संगीत सोम के लेटर हेड पर जारी हुआ था आरोप पत्र। इस तरह से दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जैसे ही संजीव बालियान की हार होती है, यह जंग और भी तीखी हो जाती है। मगर मैं आपको थोड़ी देर पहले लेकर चलना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। याद कीजिए किस तरह से लोकसभा चुनावों के बीचों बीच संगीत सोम ने संजीव बालियान पर गुंडई का आरोप लगाया था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यह हो रहा था लोकसभा चुनावों के बीचों बीच। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बेतहाशा कोशिशें की, मगर सारी नाकाम हुई। दोनों नेता एक दूसरे की नहीं सुन रहे थे। और मैं आपको बताता हूं, जैसे ही मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की हार होती है, एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो जाती है। दोनों नेता एक दूसरे पर हमला बोलते हुए क्या क्या कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर संजीव बालियान और संगीत सोम की तकरार। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की हार के बाद संगीत सोम ने खुलकर कहा था कि बीजेपी को राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन का फायदा नहीं हुआ। जो सीटें हम जीत रहे थे वो भी हार गए। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट तक नहीं जिता पाए, जिस पर संजीव बालियान ने पलटवार करते हुए कहा कि यहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को समर्थन दिया गया। शिखंडी ने छिपकर वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में जयचंद की भूमिका में थे।
दो शब्दों का इस्तेमाल संजीव बालियान ने किया, शिखंडी जयचंद। और जाहिर सी बात है, निशाने पर कोई और नहीं, यह शख्स यानी संगीत सोम थे। पलटवार यहां पर संगीत सोम करते हैं। क्या कहते हैं संगीत सोम आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद संगीत सोम का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में मिली हार की भी समीक्षा होनी चाहिए। वैसे मुझे सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी और वहां पर पार्टी प्रत्याशी को सही वोट मिले। सरधना में हार नहीं हुई है, बुढ़ाना चरथावाल विधानसभा में हार हुई है। उन्होंने हार जीत को चुनाव का हिस्सा बताया और कहा कि जब सरधना में उनकी हार हुई थी तो उन्होंने उसे स्वीकार किया था। जी हां, जैसे मैंने कहा दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई बहुत पुरानी है। सरधना में यानी 2022 में जब संगीत सोम की हार हुई थी, तब उन्होंने सैबोटाज का आरोप किसी और पर नहीं, संजीव बालियान पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जाट वोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि संजीव बालियान ने उनके लिए अपील नहीं की थी। यह कड़वाहट लगातार चल रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहने को इक्का दुक्का न्यूज चैनल आज की चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज इसकी चर्चा कर रहा है और एक अन्य इसकी चर्चा कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मगर बड़ा प्रश्न यह कि क्या इस पर प्राइम टाइम डिबेट होंगे? क्योंकि दांव पर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल का प्रवेश होता है, यानी कि जयंत चौधरी का प्रवेश होता है, ये कड़वाहट, ये खटास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। संगीत सोम इसका लगातार विरोध कर रहे थे। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और यूपी में मुद्दे लगातार आते रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले गुजरात लॉबी बनाम यूपी लॉबी में किस तरह से जंग छिड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एके शर्मा नाम के शख्स को भेजते हैं। मकसद साफ था कि एके शर्मा को सुपर सीएम बनाया जाए, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह से उसे तहस नहस कर देते हैं। एके शर्मा को रूम तक नहीं दिया जाता है। इस तरह से जंग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में छिड़ गई थी और वो जंग आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। किस तरह से होने वाली है, उसके लिए आपको लगातार मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। मगर अब दूसरी खबर दोस्तों, खबर यह आती है कि अब पुलिस की भर्ती, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो पुलिस होता है, उसकी भर्ती भी आउटसोर्सिंग के जरिए होती। मगर फिर यूपी पुलिस यह बयान जारी करता है, नहीं साहब गलती से जारी हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, गलती से आप लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, गलती से आपके मुंह से कोई शब्द निकल सकता है। यहां बाकायदा एक फरमान जारी कर दिया गया था कि सरकारें इस तरह से काम करती हैं। और मैं आपको बताता हूं यूपी डीजीपी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण जारी किया गया। यह स्पष्टीकरण बहुत कुछ कहता है। आपकी स्क्रीन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से प्रचलित है। त्रुटिवश यानी गलती से चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अरे भाई, कोई जंगल राज थोड़ा ना चल रहा है, कोई बनाना रिपब्लिक है क्या कि किसी ने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी जारी कर दिया। यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल को टटोलने की कोशिश की जा रही थी। और आप माहौल को क्यों टटोल रहे हैं? अग्निवीर योजना बुरी तरह से मोदी सरकार को बैकफायर कर गई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह 43 सीटें मिली हैं अखिलेश गठबंधन को और इसमें अग्निवीर योजना ने बहुत बड़ा किरदार निभाया। युवा नाराज था भाजपा से। याद कीजिएगा दोस्तों, अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान क्या कहा था। और अब वो फरमान आता है, फिर स्पष्टीकरण आता है। क्या चल रहा है यूपी बीजेपी में? आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सख्त तेवर अपनाए हैं। संजय सिंह कहते हैं कि यह मजाक चल रहा है यूपी की जनता के साथ, मजाक चल रहा है शासन के नाम पर। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? यह कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है।
गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, ना सरकार के प्रति होगी। तो दो खबरें हैं दोस्तों। कायदे से यूपी सरकार में जिस तरह की अनिश्चितता है, जिस तरह का माहौल है, उसको लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स होने चाहिए, मगर नहीं हो रहे हैं। मेरा सीधा और सिंपल सवाल, आखिर क्यों? क्या इसको तरजीह नहीं दी जानी चाहिए? ये सवाल होना चाहिए ना। यानी कि नीट के मुद्दे पर भी, जो मेडिकल परीक्षा होती है, नीट के मुद्दे पर भी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे बाकायदा बिहार में कन्फेशन हुआ है, उसने अपने गुनाह को स्वीकारा है, गोधरा में गिरफ्तारियां हुई हैं और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं साहब कोई लीकेज नहीं हुआ है। क्या इस तरह से भाजपा काम करती है, चाहे यूपी हो या केंद्र? यह सवाल तो उठेगा ही ना। और यह सवाल कहीं और नहीं, बेशक गोदी मीडिया इस पर चर्चा ना करे, मगर मैं अपने मंच पर लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।